नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर जो मुद्दा बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल भी गरमाए हुए है। सड़क से लेकर सदन तक उसका जिक्र हो रहा है। वो मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर लगातार बात हो रही है। उसके पक्ष और विपक्ष को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सरकार की भी किरकिरी हो रही है, विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस सारी रस्साकशी के बीच अगर कोई पीड़ित है तो वो है युवा। वो युवा जो सपने पाले हुए थे कि शिक्षक बनकर इस देश की, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन वो कुछ इस तरीके से तकनीक और सियासत के जाल में उलझ गए हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कौन सा रास्ता अख्तियार करें, किस राह पर चलें। और अपनी बात को हम शुरू करेंगे और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे परिचय कराएंगे। उससे पहले एक शेर है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ जुल्म और सितम सहने की आदत भी है हमें। कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमें। कुछ ये भी है कि दरबार में सुनवाई कम है। कुछ ये भी है कि दरबार में सुनवाई कम है। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे सहयोगी मंगला होंगे हमारे साथ। शिक्षक जो भर्ती के जो लोग पीड़ित हैं और खास तौर से आरक्षण, इस मामले को लेकर आरक्षण का जो घोटाला कहा जा रहा है 19,000 सीटों पर, उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शिखा पाल जी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी मंगला तो आपको मैंने बताया हमारे साथ है, पूनम यादव जी हैं, हर्ष वर्मा जी हैं और सुशील कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले मंगला, मैं आपके पास चलूंगा। आज के हालात क्या हैं? आपने जब फील्ड में देखा होगा, तो आप जब गए हैं तो क्या आपने देखा कि आज जो लोग हैं ये किस तरीके से ये आक्रोशित हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जिन्हें नौकरी मिली वो भी आशंकित हैं, जो नौकरी नहीं पा पाए वो भी आक्रोशित हैं, हर कोई दिक्कत में है। तो जाहिर सी बात है कहीं बड़ी चूक हुई है, बड़ी खामी हुई है। और आज का जो माहौल है हम उसके बारे में आपसे जानेंगे। मंगला जी जी सर, मैं कल हम लोग डिबेट किए थे और खबर भी हमारे चैनल पे चली थी। पीटीसी ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे जो नियुक्त अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो अलग अलग जनपदों से, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हजारों की संख्या में शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किए और घेराव किए। और ओबीसी, जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अचयनित अभ्यर्थी, वो पिछले 3-4 दिनों से, तो जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि नई सूची सरकार जारी करे, रिवाइज सूची, तब से वो लगातार 3-4 दिनों से बैठे हैं शिक्षा निदेशालय में। उसके अलावा कल जो साथी हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है कि इनको जब भी कोई ऐसी अपील हो तो इनको भी सुना जाए। इसमें मैं आपको सर बता दूं कि 69,000 शिक्षक, आपने बताया भी कि जब से ये भर्ती हुई है उसके बाद से लगातार विवादों में है और हंगामा पूरे प्रदेश में है। जो साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जो मांगे हैं, जैसे 34,000 समथिंग, जो 34,589 सीटें थी, जो यूआर की सीटें थी, जिसमें 19,805 जो जनरल के बच्चे हुए थे और 13,007 बच्चे ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे और 1,753 जो एससी कैटेगरी के थे वो ओवरलैपिंग के जरिए इसमें उनका नियुक्त हुए थे और 24 जो है एसटी के थे। ये वो अभ्यर्थी थे जो नियुक्त हो चुके हैं और जो ये वो एमआरसी वाले हैं जो ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में गए हैं। 19,805 अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, वो जो डेटा कहता है वो जनरल कैटेगरी के थे। अब जबकि ये जो साथी हैं सर, इनका कहना है कि जो यूआर की सीट है 34,805, उसमें 28,978 सीट जो है वो ओवरलैपिंग के जरिए ओबीसी की होनी चाहिए थी और 4,742 सीटें एससी की होनी चाहिए।
तो कुल मिला के 28 और प्लस 4 मतलब 32-33 हजार के आसपास जो इन लोग मेरी बात हुई, जो डेटा निकल के सामने आ रहा है कि इतनी सीटें ओवरलैपिंग के जरिए जानी चाहिए थी। तो ये जो 19,000 सीटें जनरल कैटेगरी को गई हैं, इसमें इनका मानना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके अलावा जो सूची जारी की थी अधिकारियों ने, उसमें इनका कहना है कि उस सूची में जो गुणांक को लेकर भी कुछ खेल किया गया है, उसमें लोगों के नंबर और जो वो पाए वो उसमें डिटेल नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो इन लोगों का कहना है कि वो वहां पे घोटाला हुआ है। सरकार की जो बयानबाजी है, सरकार ने जो अपने पक्ष में विधानसभा या इत्यादि जगहों पे कहा है, वो भी इन लोगों का मानना है कि वो गलत है, वो कहीं सही नहीं है। तो इन लोगों ने फिलहाल अभी कैविएट कल दाखिल किया है। इन लोगों का यह भी मांग है जो अभ्यर्थी ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के जो शिक्षा निदेशालय में 4 दिन से घेराव किए हैं, इनका कहना है कि अगर वो 6800 सीटों के लिए, जो 6800 सीटें सरकार ने 2022 में जो सूची जारी की थी, अगर उसके लिए मांग कर रहे हैं तो ये उनका विरोध करेंगे। लेकिन अगर वो जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो निर्णय आया है, अगर वो उसको लागू करवाने के लिए नई चयन सूची के लिए वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका ये लोग उनके पक्ष में है। बिल्कुल, ये अब हम सीधे पहले बात करते हैं पूनम जी से। पूनम यादव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षण को लेकर जो घोटाले की बात आ रही है, उसको लेकर। तो पूनम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत भी होती रही है, और ये जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो नौकरी पाना चाहते थे, वो कहीं न कहीं इस पूरे माया जाल में, ये पूरा खींचे-तान में फँस गए हैं। और अब पहले जो एक दिखाई दे रहा है, वो शुरुआती दौर से ही, क्योंकि 6 साल हो गए, 6 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है, और इस 6 सालों में जाहिर सी बात है तमाम जो युवा होंगे उनकी ओवर एज हो चुके होंगे, तो उनके लिए तो अब जिंदगी एक तरीके से बिल्कुल ऐसे दोराहे चौराहे पर आ गई है, जहां पर उनके लिए समझना मुश्किल होगा कि वो जाए तो जाए कहां। जी पूनम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी पायदानों पे जो हमारा पक्ष है बहुत मजबूत रहा है, जिसके चलते आज हमें जो सफलता मिली है डबल बेंच हाईकोर्ट से। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब 1 जून 2020 को जब इसका परिणाम आया 69,000 शिक्षक भर्ती का, जब हमने देखा कि इसमें कुछ विसंगति नजर आई, तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। वहां पे जब हमें कुछ डेटा पता चलता है कि जनरल की कट ऑफ 67.11 है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 66.73 है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.3 का निकल के आता है। इसमें ओबीसी की 18,000 सीट खपा दी गई। तो उस दिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एड्रेस किया और बताया कि कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण का घोटाला किया गया है। ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है और एससी को 21 की जगह 16% इसमें आरक्षण दिया गया है। उस दिन मूल चयन सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग माननीय ने मांगी कि आप अधिकारियों से कहा कि आप इसकी मूल चयन सूची आप जारी करिए और हमें यहाँ पे पूरा सबमिट करिए डेटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो सफलता मिली हमें कहीं एक जगह से नहीं मिली है सर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई तो अधिकारियों ने इसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया, कूड़ा समझ के उसको फेंक दिया, कभी उसका पालन नहीं किया। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हमें जीत मिली है। जब वहां भी पालन नहीं हुआ, वहां भी सेम एड्रेस वही किया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया कि मूल चयन सूची आप जारी करिए और नई लिस्ट जारी करके उसमें गुणांक, कैटेगरी, सब मेंशन करिए और पारदर्शी तरीके से सबमिट करिए आके। लेकिन वहां भी सरकार ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट के डबल बेंच में गए, जहां पे आज हमें, जैसा कि आपको पता है कि अभी 13 अगस्त 2024 को इसका अभी परिणाम आया, आदेश दिया है जो माननीय कोर्ट ने। तो अब उसको चलते शायद या तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या ये न्याय देने की इनकी मंशा नहीं है। इस पे राजनीति तब भी हो रही थी, सदन से लेके बाहर तक हमेशा इस पे राजनीति की गई हो, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे विपक्ष भी रहा हो, इसमें सभी ने अपनी राजनीति की रोटियां भरपूर सेकी है। लेकिन किसी ने हम अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए किसी भी पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, ओबीसी के जो नेता है वो अनुप्रिया पटेल जी हैं और स्वतंत्र देव जी है, सबने अपनी राजनीति की रोटियां भरपूर सेकी है। अब मैं अनुप्रिया पटेल जी से भी उन्होंने से निवेदन किया था कि आप इस पे अपना स्टैंड क्लियर करिए,
लेकिन हम लोगों को टाल मटोल करके वहां से भी वापस भेज दिया। ओम प्रकाश राजभर जी है, इन्होंने तो सीधे ही बोल दिया कि तुम अभ्यर्थी सिर्फ विपक्ष के द्वारा ही फंडिंग किए जा रहे हो और तुम लोगों पे तो लतियाने के लायक हो, तुम लोगों पे लाठियां बरसाई जानी चाहिए। सोचिए हमारी मानसिक दशा क्या होगी कि हम 6 साल से इस संघर्ष कर रहे हैं और हम बेरोजगार हैं। आप कल्पना करिए हम इस दौर में भी कितने महंगे वकील को हायर किए और इसके बाद हम आज जो आदेश आया है जिससे हमें न्याय मिला है, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हमें न्यायपालिका ने अपना मतलब दिखाया कि हम अभी जीवित हैं और कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे एक भरोसा भी बढ़ा कि संविधान की जीत हुई है। तो हमें बहुत खुशी है इसका जो सुखद परिणाम आया है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि एक मूल चयन सूची, जैसा कि हम शुरू से और अभी तक यही डटे हुए कि मूल चयन सूची आप जारी कर दीजिए। हम देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है और गुणांक क्या है हमारा। आप पारदर्शी तरीके से जारी कर दीजिए, जैसा कि कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं ना, तो आप साबित करिए और हमें न्याय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो यही है कि अगर कोई प्रक्रिया अगर वो पारदर्शी नहीं होती है तो सवाल उसमें उठते हैं और इसीलिए सवाल उठते रहे हैं और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया ये सवालों में घिर गई है। हम सुशील कुमार जी हमारे साथ हैं, हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम बाकी हमारे जो इस वक्त जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं, हम शिखापाल जी के पास चलेंगे, उसके अलावा हम हर्ष वर्मा जी के पास भी चलेंगे। लेकिन सुशील कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी जो जो ये रस्साकशी हुई, जहां पर तमाम वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया कि ये 6 साल तो आप लोगों के जिंदगी में एकदम एक तरीके से जो भी लोग रहे, वो चाहे नौकरी पा गए हों या नौकरी नहीं पाए होंगे, वो सारे लोग एक तरीके से एक पूरे भंवर में फंस गए और उस भंवर के जिम्मेदार तो ये अफसर रहे, जो लोग जिम्मेदार रहे, जिन लोगों ने इस परीक्षा को कराया। तो क्या उनकी नीयत में कहीं खूट थी जिसके चलते ये सब कुछ इतना उलझन भरी राह पर आप लोगों को चलना मजबूर होना पड़ा इसके लिए? जी सुशील जी। चैनल को हम आरक्षित दल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जी सर, आपको बता दें कि जो पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो उसमें तरह तरह के पेपर लीक तमाम प्रकार की जो है खबरें सामने आ रही थी। तो हम प्रतियोगी छात्रों को ये लगा कि ये सरकार हम प्रतियोगी छात्रों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। तो लिहाजा हम सभी प्रतियोगी छात्रों ने तय किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने तय किया कि सरकार को बदला जाए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाई जाए, जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती करके हम बेरोजगार युवाओं को एक मौका देगी और रोजगार परक एक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, जिससे हम पीड़ित, शोषित, वंचित, कमजोर तबके के बेबस, लाचार, मजदूर, मजलूम वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भी नौकरियों में जाएंगे और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे आने वाली नस्लों को ही नहीं, समाज में एक अच्छी खासी जो है पैठ बनेगी और समाज का विकास होगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया, उसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार भी चल रही। ये मुद्दा दलितों, पिछड़ों, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज से होने के नाते ये उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में बैठे अफसरशाही के लोग हम नौजवानों का गला इस तरह से घोट दिया है कि 6 सालों में वो दर्द शायद कभी नहीं झेला होगा जो इस समय झेल रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब 2018 में इनका विज्ञापन आया, तब से लेकर के 2024 के मध्य हम लोगों ने कितनी समस्याओं का सामना किया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बाया अदालत में हलफनामा दाखिल करती है और कहती है कि भर्ती में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, एक भी सीटों का घोटाला नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, जो आपने सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट एंड टाइम टू टाइम पर सेवरल काउंटर एफिडेविट आपने फाइल किया, जिसमें आपने कबूला कि हमने रिजर्वेशन पॉलिसी का लागू करते समय हमसे चूक हुई, गड़बड़ी हुई, लिहाजा आपने 5 जनवरी 2022 को एक प्रेस नोट एडमिट करके अपनी गलती को स्वीकारते हो। मैं पहले दिन से इस भर्ती में बता रहे हैं कि तकरीबन 19,000 सीटों पर आरक्षित वर्ग की सीटों की हकमारी हुई है, आप मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि जो आप 5 जनवरी 2022 को एक प्रेस नोट जारी करके अपनी गलती को स्वीकारते हो? गलती स्वीकारने के बाद में भी तलाशी नहीं दे रहे हो, पूरी सार्वजनिक लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता रखते हो
होनहारों को मुख्यधारा में आने से पहले रोकना चाहते हो। ये मुद्दा गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार, वंचित समाज से जुड़ा होने के नाते इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। माननीय उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देंगे कि जो एकल पीठ से लेकर के डबल डिवीजन बेंच तक हमारे क्षेत्र पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ में न्याय किया, और उत्तर प्रदेश की सरकार को एक करारा तमाचा मारा कि आने वाली भर्तियों में अगर आरक्षण का खिलवाड़ करोगे तो ये जो नौजवान उत्तर प्रदेश में है ये आपसे दो हाथ करेंगे, और आपकी गलत सूची अगर आप अंदर ले जाओगे तो आपकी हलक से खींचने का काम करेंगे। जी जी, हर्ष वर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये एक बड़ी विडंबना है कि जो युवा नौकरी पाकर अपना इस वक्त 6 सालों में कहां से कहां पहुंच गए होते, वो युवा फंस कर रह गए, अधर में रह गए, और अब योगी सरकार कह रही है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आपको कितना भरोसा लगता है, आप कितने मुतमईन हैं इस बयान से कि वाकई में क्या इंसाफ हो सकेगा? जो 6 साल में नहीं हो पाया, अब कुछ हो सकेगा, कुछ ऐसा सकारात्मक आप देख पाते हैं? हर्ष जी। आपका बहुत बहुत आभार। सरकार, हेलो हेलो जी जी जी, आपको आवाज जी आ जी, रही है सर? हाँ मुझे आ रही है, आप बोलें जी। हेलो जी जी, बोलिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं, आपकी आवाज आ रही है हमें। हेलो आवाज आ रही है हर्ष जी, आप बोलिए। आप बोलिए बोलिए हर्ष जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। अच्छा, अब हम हर्ष जी, कुछ जो भी तकनीकी वजह होगी, हर्ष जी के साथ कुछ तकनीकी वजह है, हम एक और हमारे पास बाइट है, हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ये लवलेश कुमार की बाइट एक हमारे पास है, हम जरा उसको एक बार सुनते हैं। आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत लखनऊ डबल बेंच के याचियों को उत्तर प्रदेश सरकार रिक्त पद पर समायोजित कर नौकरी दें। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करती है तो 4 साल से जो गलत तरीके से लगाई गई अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नौकरी बन सकती है, और यदि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को भी नौकरी का लाभ मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों को लाभ मिल जाए और किसी जी पूनम जी, हम आपके पास फिर से आते हैं और आपसे जानेंगे कि ये जिस तरीके से ये चूक कहाँ से हुई। दरअसल ये पूरी इस मामले में जो घोटाले की बात आ रही है, तो ये गलती कहाँ से हुई, कहाँ पर चूक हुई थी, उसके बाद से ये पूरा मामला 6 सालों से ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी अंतिम पड़ाव क्या होगा, इसकी मंजिल क्या होगी। तो कहाँ पर चूक हुई, आपको क्या लगता है पूनम जी? तो चूक के लिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि अधिकारी, जैसा कि रूल है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994, जैसा अभी तक बेसिक शिक्षा में जो भी भर्तियां होती चली आई हैं उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। मुझे लगता है अगर जिस तरीके से अभी तक जो भी शिक्षक भर्तियां हुई, कोई नई भर्ती नहीं है जिसमें ये इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की इनकी मंशा साफ थी और सरकार की भी मंशा रही होगी कहीं ना कहीं, जिस जिस वजह से इसमें इतना बड़ा आरक्षण घोटाला किया गया है। और अधिकारी आज भी जानते हैं, मुझे लगता है उस टाइम पे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, इनको सब पता था। 31 शायद मई में आने वाली थी लिस्ट, लेकिन उस दिन नहीं जारी की। उसके 1 जून को 10 बजे रात में ये लिस्ट जारी की गई थी, और उसके दूसरे दिन ही इन्होंने बोला है कि आप इस पे काउंसलिंग करवाइए और जल्दी से इसको नियुक्ति पत्र बांट दीजिए, ताकि जो पिछले वर्ग के अभ्यर्थी है उनको मौका ही ना मिले इसकी विसंगतियां उजागर करने का। लेकिन हम लोग सजग थे, जिसके चलते हम लोगों ने पूरा डेटा निकाला और देखा कि इसमें गड़बड़ी है। सिर्फ 0.3 के अंतर में इतनी बड़ी सीट खपत कर दी गई। कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं नजर आ रही है, जिसको लेके सबसे पहले हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। वहां जब अधिकारियों को कॉल किया गया, उपाध्यक्ष जी लोकेश प्रजापति थे, वहां करेक्ट पता चलता है कि सच में इसमें घोटाला हुआ है। कि हमें ये नहीं पता है कि किस अभ्यर्थी का चयन किस कैटेगरी में हुआ है, उसका गुणांक क्या है, यहाँ तक कि अंतिम गुणांक भी नहीं पता चला था हमें। तो उस दिन से हमें ये तय हो गया था कि ये भारी इसमें चूक हुई है। चूक भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। और आज भी देखिए आप,
जिस तरीके से अभी डबल बेंच ने हमें आदेश दिया है, आदेश जो भी दिया है, तो कहीं ना कहीं इनको पालन करना चाहिए। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 13 अगस्त को ये इसका परिणाम आया था और आज भी ये मूल चयन सूची न जारी कर रहे हैं, न रिविजिट कर रहे हैं। और इसके बाद भी अपने अभ्यर्थियों को इनडायरेक्टली, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इन्होंने हम अभ्यर्थियों के बीच लड़वाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया है। जो आरक्षित वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, दोनों ही इको गार्डन में बैठे थे और आपस में इनकी तनातनी हो गई है। मुझे लगता है ये आपस में लड़वा के और इस भर्ती को ऐसे ही लंबा खींचना चाहते हैं। हमारे पिछले 5 साल बर्बाद हुए और आने वाले 5 सालों को और बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मूल चयन सूची जारी करके, रिविजिट करके आप हमें नियुक्ति दे दें। और अगर फिर भी आपको अगर हितैषी लगते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो अगर आप उनके लिए कुछ भी ऐसी पॉलिसी लाना चाहते हैं। आपको रोकना चाहेंगे, इसमें जो डिवीजन बेंच ने कहा है रिविजिट की बात नहीं की है। रिविजिट इन द सेंस ये फिर से जी अभी आपके पास आता हूँ, आपके पास सुनता हूँ। जी पूनम जी, एक तो हाई कोर्ट में 4000 याची है सर, मैं बताना चाहती हूँ, हाई कोर्ट में 4000 याची है जो इस मतलब शुरू से लेके अंत तक, आज तक जिन्होंने इस घोटाले का उजागर किया है। तो मैं चाहती हूँ उनका भी फिर कुछ मतलब पॉलिसी बना के उनको भी शामिल किया जाए। उन बच्चों का क्या गलती है जो अब तक लड़ते रहे, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से ये घोटाला उजागर हुआ है, उनको भी उस पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो अवैध हैं उनको अगर शामिल किया जाता है किसी भी पॉलिसी के तहत। बिल्कुल जायज मांग है कि जो सफर रहे हैं, अगर जब आप बात करेंगे तो समावेशी होनी चाहिए कि जो लोग हैं उसमें अगर कहीं चूक हुई है तो उस चूक को मानते हुए जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी राहत दी जानी चाहिए। जी सुशील जी, आप कुछ कह रहे थे, आपको सुनना चाहेंगे। जी मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डिवीजन बेंच ने, सिंगल बेंच ने तो कहा था कि लिस्ट को रिविजिट करिए, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा है कि लिस्ट को इग्नोर कर दीजिए, रद्द कर दीजिए और नई एक फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट बनाइए जो अपेंडिक्स 1 बेसिक एजुकेशन एक्ट 91 कहता है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका किस वर्ग में का व्यक्ति है, किस वर्ग में उसका चयन होगा और उसने कितना क्वालिटी पॉइंट ऑल ओवर गेन किया। ये ट्रांसपेरेंसी लिस्ट किस तरह से बनी। लेकिन कर क्या रहे हैं कि ये 3 लिस्टों को पब्लिश किए, पहले 31,000 समथिंग, दूसरी 36,000, तीसरी 6696 की लिस्ट इन्होंने पब्लिश की। ये तीनों लिस्टों में इन्होंने जो इस भर्ती का मुख्य पैरामीटर है, जो मेन मापदंड है जिसके बलबूते पर ये भर्ती होनी, उसमें इन्होंने अभ्यर्थियों का क्वालिटी पॉइंट गुणांक नहीं बताया। और जो एक एडिशनल लिस्ट 5 जनवरी 2022 को जारी की, उसमें इन्होंने जो है कि क्वालिटी पॉइंट को बताया। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए, जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का डाटा देना है तब आप क्वालिटी पॉइंट बता रहे हो, और जब ऑल ओवर सबका डाटा देना है तो वहां क्वालिटी पॉइंट नहीं बता रहे हो। इसलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि वहां पे आपको स्कैम करना है, वहां पर आरक्षण की चोरी करना है, वहां पर हक हिस्सेदारी को लूटना है, इसलिए वहां पे क्वालिटी पॉइंट क्यों नहीं बताया, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि 69,000 में 50% अभ्यर्थी अनरिजर्व के, 50% रिजर्व के होते। 50% इन द सेंस 34,589 के बाद एक भी जनरल अभ्यर्थी या यूं कहो अनारक्षित अभ्यर्थी का चयन नहीं होना है। लेकिन इस भर्ती में 52,614 रैंक पर धीरज सिंह सनाफ अरुण कुमार सिंह का चयन कैसे हो गया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जब आप 50% के बैरियर से नीचे नहीं आ सकते हो तो आप 70% के बैरियर पे क्यों पहुंच गए हो। इस भर्ती में अनुपातिक दृष्टि से 30,000 जनरल पास हो रहा है, 20,000 तकरीबन नौकरी कर रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से 56% वो नौकरियों में जा रहा है, 84,000 ओबीसी इसमें क्वालिफाई हो रहा है, 31,000 नौकरी कर रहा है जिसका परसेंटेज 36% आ रहा है। अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि आप पास कम हो रहे हो, नौकरियों में प्रतिशत दृष्टि से 56% जा रहे हो, हम पास ज्यादा हो रहे हैं और हमारा परसेंट नौकरियों में 36% आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी जानबूझकर दलितों पिछड़ों को मुख्य धारा में नौकरियों में आने से रोकने की साजिश है। हम सिर्फ यही चाहेंगे कि जो माननीय न्यायपालिका ने आपको निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, उस आदेश का आप पालन करिए, उसी का सम्मान करिए। ना तो आपने संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सम्मान किया, ना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सम्मान किया, ना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सम्मान किया,
न उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का सम्मान किया। आप बार बार यही कहते रहे कि जब भी उच्च न्यायालय का आदेश आएगा मैं उसका पालन करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ से लेकर के डबल बेंच तक आपको यह आदेश दिया जा चुका है कि आप फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट बनाइए और उस फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट में सारी चीजें डिस्क्लोज करिए और पब्लिक डोमेन में लाइए, बच्चों के सामने लाइए, बच्चे उसको देखेंगे, खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप पारदर्शी हो, पारदर्शी भर्ती करने का ढिढोरा पीटते हो तो लिस्ट को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो, ये आपसे अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल, बड़ा गंभीर सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है और बिल्कुल बड़ी बात है, एक बहुत ही सामान्य समझ की बात है कि जब आप कोई भर्ती निकालेंगे या कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रतियोगिता हो रही है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। हर चरण को एकदम स्पष्ट होता। अगर ये सारा कुछ इतना पारदर्शी होता, सब कुछ सबको पता होता, तो शायद मुझे लगता नहीं कि 6 साल नहीं अटकते। पूनम जी, क्या आपको लगता नहीं कि इन सारे मामलों में एक विडंबना है हमारे देश की भी और हमारे प्रदेश की तो खास तौर से, कि जैसे ही किसी भी मामले में सियासतदान भी जुड़ जाते हैं तो वो मामला अपने आप में एक दूसरी राह ले लेता है, वहां पर दूसरे तरीके से आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं। तो आपको कोई नहीं लगता कि इस मामले में सियासत ज्यादा हो गई? वो अगर कहीं अगर बैठकर सारे पक्ष, जो खासतौर से जो भर्ती करने वाले थे, जो अभ्यर्थी थे, जो इससे प्रभावित हो रहे थे, अगर वो बैठकर बात करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बजाय उसके, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस पर सियासत खूब ज्यादा हुई, तो ये सियासत की वजह से भी क्या आप लोगों को नुकसान हुआ? ये पूरा मामला इतना खींचा, कैसे देखती हैं पूनम जी? जी बिल्कुल। शुरू जब भी हम लोगों ने इससे अपने न्याय मांगने जब भी हम जाते थे बीजेपी के पास या हमारे जो नेता है, जो जिन्हें हम, जिसपे हम कहते हैं कि हमारा साथ देंगे, जो पिछड़ा वर्ग के नेता है, ओम प्रकाश राजभर जी हुए, अनुप्रिया जी हुई, स्वतंत्र देव जी हुए, सभी के पास हम गए। शायद ही कोई नेता हो जिनके पास हम ऐसे ना गए हो। तो इन लोगों का एक ही बयान था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और आपका डेलीगेशन जाएगा और वहां से आप अपना पक्ष रखेंगे और आपको जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ झूठा आश्वासन होता था। इसके बाद वो हम लोगों से कभी नहीं बुलाते थे, कभी नहीं बात करते, और अगर हम सब लोग मिलके जाके उनके बाहर धरना प्रदर्शन करते थे तो लाठियां भजवा देते थे। और एक आरोप ये भी लगाते थे कि ये विपक्ष के द्वारा लाए गए हैं, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, तुम लोग विपक्ष के द्वारा फंडिंग किए जा रहे हो। और आज जैसा कि आदेश आया है माननीय डबल बेंच का, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का साथ विपक्ष ने नहीं दिया है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, जब हम न्याय मांगने जाते थे तो न्याय देने की बजाय आप ये बोलते थे कि आप विपक्ष के द्वारा आते हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि विपक्ष ने आपका साथ नहीं दिया है। तो क्या इनकी मंशा है? क्या ये चाहते हैं कि हम लोग बीच में इसी तरह दो लोगों के बीच में ऐसे अटके रहे? आप लोगों की राजनीति करनी है, आपको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हम लोग इसके बीच में क्यों फंसते हैं? मैं सिर्फ एक 69,000 शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी का पेपर आउट होता है या और भी जितनी भी भर्तियां, कोई भी भर्ती 5 से 6 साल से पहले तो होती नहीं है, इसको इतना लंबा खींचा जाता है कि कोई कोर्ट जाए। ये लोग, इनकी मंशा है कि हम किसी भी भर्ती को पूरा नहीं करेंगे, हम अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देंगे, इनकी साफ साफ मंशा है, जिसके चलते इसमें राजनीति को घुसाया जाता है। बहुत आसान तरीके से इसका न्याय बहुत जल्दी हमें मिल जाता। जी जी, हमें लगता है कि हम सभी अभ्यर्थी, चाहे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हो, जो लोगों को निकाला जाना चाहिए, और हम ओबीसी के अभ्यर्थी, हम सबको एक साथ बैठा के जो भी इसकी संवैधानिक तरीके से जो भी इसका हल हो सकता था, न्यायालय के बाहर भी, कोर्ट के बाहर भी, हमारा इसका आज भी इसका निर्णय लिया जा सकता है। आज भी हम सब अभ्यर्थियों को एक साथ बुला के इस पर अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो जिसमें हम सभी संतुष्ट होते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए और ये भर्ती इसी तरीके से फंसी रहे और हम इस पे राजनीति करें और इसका जो भी राजनीति का फायदा हो वो हम लें। सारे वर्ग, कोई एक पार्टी नहीं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही पूनम जी ने, बिल्कुल सही बात कही कि जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, जो प्रभावित पक्ष हैं, उन सारे पक्षों को एक साथ अगर कोई ऐसे फोरम पर बात होती, वो एक साथ आते और बातचीत होती, और जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो नीति बनाते हैं, अगर वो बैठे होते सामने, उनके सामने बातचीत होती और सबके जो लोग नुमाइंदे हैं, वो उनकी कुछ नुमाइंदगी करने वाले लीडर्स को इकट्ठा किया जाता, हर पक्ष के लोगों को, तो शायद मुझे लगता है कि ये इस पर रास्ता निकल सकता है। क्योंकि बड़े बड़े देशों में युद्ध होता है, कहीं कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, घर परिवार समाज में, वो ऐसे ही बातचीत के जरिए तमाम रास्ते निकाले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। मंगला, हम आपके पास चलेंगे और आपसे जानेंगे कि कल भी हम देख रहे थे कि वो शिक्षक जो नौकरी पा गए हैं,
उनमें कल हमारे शो में वो भी शिक्षक थे जो आरक्षित वर्ग से भी थे, जो अनारक्षित वर्ग से भी थे। वो सारे शिक्षक एक बड़ी तादाद थी, वो 10,000 के करीब वो शिक्षक थे, और वो सारे आशंकित वो भी थे, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जिनको नौकरी मिल गई वो भी आशंकित है, जिनको नहीं मिली वो तो आक्रोशित है ही। तो कल भी हम देख पा रहे थे। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा ये दिक्कत की बात है कि जो नौकरी पा गए हैं वो भी कल डरे हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर भी तलवार लटक रही है हमारी नौकरी पर, और हम 2025-31 मार्च तक की म्याद है हमारे पास, उसके बाद हमारी नौकरी चली जा सकती है। तो ये कैसा भय है, ये कैसा माहौल है मंगला? जी सर, ये अब जो संघर्ष, जो पहले संघर्ष था, जो नियुक्ति के बाद से वो संघर्ष था नौकरी पाने का, लेकिन अब ये जो संघर्ष हो गया है वो नौकरी पाने वर्सेस नौकरी बचाने का हो गया है। क्योंकि जब 2025 तक की उन लोग को एक डेट मिला है तब तक के लिए, तो वो सारे जो मतलब उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं, सभी कैटेगरी के, सभी वर्ग के जो चयनित, जो इस समय शिक्षक हैं, जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वो वहां पे पहुंचे थे। किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि वो रहेगा, उसका वो शिक्षक रहेगा कि उसको हटा दिया जाएगा, जो रिवाइज सूची आएगी। इसको लेकर सब डरे हुए, सहमे हुए और खौफ में थे। इसके अलावा जो बांदा बैंक से जो लेटर वायरल हो गया वसूली के लिए कि इनका जो लोन है ये, तो उसके बाद से वो और ज्यादा घबराए हुए थे, जिसको लेकर कि सभी प्रदेश के सभी जनपदों से कल इकट्ठा हुए थे, हजारों की तादाद में थे। उन लोगों की जो पीड़ा थी वो पीड़ा ये भी थी कि अब जब हम समाज में निकल रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, घर के सामान लेने जा रहे हैं अथवा विद्यालय जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल रहा है तो ये सोच रहा है कि ये दूसरे की नौकरी खाके दूसरे का हक मार के बैठा है, ये गलत तरीके से। तो उनका कहना है कि हमको मानसिक, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि न्यायालय जो भी निर्णय दे रहा है, सरकार भी जो इसमें है, तो इसमें जो अधिकारी लेपापोती किए हैं या जिन्होंने अनियमितता की है उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो अनियमितता, जैसे जो इसके पहले जो होता था कि जो भी मेरिट सूची या जो चयन होता था उसमें जब आता है तो उसमें गुणांक, मेरिट और सारी चीजें उसमें जानकारी होती है, लेकिन ये जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक वाला, इसमें सबसे बड़ी गलती जो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो अधिकारियों ने की है वो यही की है कि किसका क्या गुणांक है, कौन कितना नंबर पाया, कौन किस कैटेगरी से है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जो जानकारी नहीं है तो इससे एक संदेह तो उत्पन्न होना लाजमी है। तो ये जो अभ्यर्थी जो अचयनित हैं और जो चयनित हैं, दोनों अभ्यर्थी और शिक्षक, सबका यही कहना है कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त रहे हैं, जो इतना बड़ा ब्लंडर किए हैं, जो इतना बड़ा अनियमितता किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए सरकार को, उन लोगों को कुछ नजीर लायक कार्रवाई हो, ताकि, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला है, इससे जो युवा है वो बहुत परेशान है, वास्तव में बहुत परेशान है। इसमें वो जो पढ़ा रहे हैं अब तो वो तो आ ही गए हैं, जो नौकरी अभी नहीं पाए हैं, जो अचयनित हैं वो भी बहुत परेशान हैं। उसमें भी जो मतलब तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र निकल गई है। अब उसके बाद फिर सरकार गाइडलाइन जो कोर्ट की है, बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक विद्यालय के लिए वो प्राथमिक विद्यालय में अप्लाई नहीं कर सकती। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर भयग्रस्त हैं जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक हैं कि हमको निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। कल भी सर शो में जो बात हुई और हम जो ग्राउंड पे गए वहां जो बात हुई, कई ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ करके वो 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई किए और वो नौकरी पा गए, लेकिन अब उनके साथ अब वो भयग्रस्त हो गए हैं कि अगर हम निकाल दिए जाएंगे तो हम तो सरकारी जो नौकरी है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहे, और जब एलिजिबल नहीं रहे तो फिर अन्य नौकरी की तरफ हमारा होगा कैसे। तो ये सब जो तमाम समस्याएं हैं सर, इसको लेकर के बेहद भयग्रस्त हैं। और इन लोगों की जो मांग है, जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, इसमें भी जो 6800 वाली मांग है, ये बहुत उलझता जा रहा है। जो 6800 सरकार ने 2022 में सूची जारी कर दी थी, उनकी भी मांग है कि हमको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। जो आरक्षण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं उनका अलग। तो बहुत ये इस समय विषम परिस्थिति हो गई है, सरकार के लिए भी बहुत ये कठिन समय होगा, क्योंकि एक तो वैसे भी विपक्ष जो है वो आरक्षण विरोधी और ओबीसी एससी एसटी विरोधी सरकार को एक एजेंडा सेट करती है कि जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा सरकार है, वो ऐसा है जिसका खामियाजा
24 लोकसभा चुनाव में भी सब देखे हैं। तो इसलिए सरकार के लिए ये बेहद कठिन समय हो सकता है, और जो अभ्यर्थी हैं वो तो पिछले 6 साल से परेशान हैं। कड़ी धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ी ठंड हो, सब सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो इनके घरों की हालात है, जो आर्थिक हालात है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ी दिक्कत है। और हम इस डिबेट में हमने तमाम बिंदुओं को जाना, तमाम तकनीकी पहलुओं को जाना। हम चलते चलते एक स्पेशल कमेंट लेंगे। पहले सुशील कुमार जी आपके पास आ रहे हैं। आप हमको ये बताएं कि क्या आपको लगता है कोई उम्मीद है, कोई रास्ता निकलने की, कहीं कोई गुंजाइश, या फिर 6 साल का आपका जो अंतहीन सफर दिखाई दे रहा है ये सब कुछ ऐसे ही जारी रहेगा? तमाम लोगों ओवर एज हो चुके हैं, अब किसी दूसरी नौकरी के लायक भी नहीं बचे, तो क्या ये ऐसे ही युवाओं का जो कैरियर जो इससे प्रभावित हुआ है उनके लिए कोई रेमेडी नहीं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? देखिए, सरकार चाहे तो सभी पक्षकारों को बुला करके एक महापंचायत कर सकती है। जो ये पूरा बवाल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मचा हुआ है, तो जो पीड़ित है, जो पक्षकार है, जो अदालत में लड़ करके यहाँ तक मुकदमा जीत करके आया है, अगर उसको बैठा करके, या जो प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा है, सभी साथियों को बैठा करके किसी न किसी सर्वमान्य हल पर पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में सब चीज का विकल्प है। कोई ना कोई रास्ता, हर एक समस्या का समाधान का कोई ना कोई रास्ता है। लेकिन अगर उस पर चाहे सरकार तब कर सकती है, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार ये कतई नहीं कर रही। जी जी, आप मानते हैं? पूनम जी, आपको क्या लगता है? सुशील जी कह रहे हैं कि रास्ता है, आपको कुछ लगता है कोई विकल्प है अभी भी? क्योंकि आप लोग 6 साल से सब कुछ उलझा हुआ है, अभी कुछ सुलझने की कोई उम्मीद है आपको? पूनम जी। जी बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जब घोटाला हुआ था 2020 को, जो हम लोगों को पता चला, तब भी इसका हल था और आज भी इसका हल है। अगर सरकार अपना जो दोहरा मापदंड है अगर ये छोड़ देती है, एक जिस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कहती है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हम आपके साथ हैं, पीछे से हम खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड उनको छोड़ देना चाहिए। और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में अगर उनको सच में चिंता है तो हम सभी अभ्यर्थियों को बुला के और अपने जो भी संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, जो भी जितने अधिकारी हैं, सबको बुला के जो भी संवैधानिक तरीका निकल के आता है, जिससे आगे चल के ये भर्ती बिल्कुल ना फंसे, ऐसा कोई समाधान निकल भी सकता है। और अगर ये निकालना चाहेंगे और इसका हल भी है, बस ये है कि ये सुनियोजित तरीके से अपना जो राजनीति कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा उनको, कि जब भी चुनाव आता है तो आप थोड़ा सा झुंझुना हम ओबीसी अभ्यर्थियों को पकड़ा देते हो, तो ये छोड़ना पड़ेगा। आज भी इसका हल है, अगर वो चाहते हैं हल देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि राजनीति जो हो रही है, अगर वो राजनीति से परे हटकर अगर वाकई संवेदनशील तरीके से मांगों पर विचार किया जाए और मिलजुल कर कोई रास्ता निकाला जाए, तो अभी भी रास्ता निकल सकता है। और इस रास्ते निकलने में कम से कम उन लोगों को तो राहत मिलेगी जो पिछले 6 सालों से इंसाफ की दरकार है जिन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूनम यादव जी हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो विषय है और अपनी पीड़ा है, वेदना है, उससे हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। सुशील जी, आपका हमने आक्रोश देखा, आपके उस दंश को देखा, उस दर्द को भी हमने देखा है, उसको महसूस किया है, जो आप लगातार 6 सालों से सहते आ रहे हैं और आप अपनी बांग को रख रहे हैं। और हम आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि सरकार भी संवेदनशील होगी, सरकार भी आगे बढ़ेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े। मंगला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल, ये हम यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कुछ तो ऐसा हो कि जहां पर कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए। लेकिन एक जो शेर है उसके साथ ही मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा कि दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, दिल साफ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ नहीं है। और हमें उम्मीद है कि अगर दिल साफ करके सरकार और जो तंत्र के लोग हैं अगर वाकई में इस मुद्दे का कोई हल निकालना चाहेंगे तो हल निकलेगा। और ये जो तमाम हजारों की तादाद में मायूस छात्र हैं, वो चाहे चयनित हो चुके हैं या फिर चयनित नहीं हुए हैं, उनके लिए उम्मीद की कोई रोशनी दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही मुद्दों पर हम फिर से आपके साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। और आपको किन मुद्दों पर चर्चा चाहिए, किन मुद्दों का हम जिक्र अपने दर्शकों के सामने करें, उन पर चर्चा करें, जिससे आपके सरोकार की
बातों को हम सामने ला सकें, आपसे जुड़े मुद्दों को आपके सामने ला सकें, ये हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।